हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडूटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार सचिवालय सहायक के सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 8 सेट तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9। पहला सवाल है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है शिवांगी सिंह और ये रहने वाली है, यह बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो ये आपका बुध हो जाएगा। इसका क्रम है, सबसे पहले यहाँ पे सन हो जाएगा, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका ये सीक्वेंस है। ये चारों ग्रह को सम्मिलित रूप से कहा जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। तो पूछा जा रहा है सूर्य के समीप कौन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है, जबकि पराग्वे, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है दोस्तों ये 3 देशों से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखेंगे, पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल पूछ रहा है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण स्लेट जो है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। यह एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट एवं ग्रेवो जो है यह क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला सवाल देखेंगे, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दामोदर नदी को, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, हेमिस नेशनल पार्क जो है यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो भारत में जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। पूरा नाम है इसका गोविंद बल्लभ पंत सागर, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि उकाई झील यह गुजरात में है, सुखना झील आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में, और सांबर झील आपका राजस्थान में पड़ता है। जबकि ये पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो उसका नाम है कैरीबा झील। आप लोग याद रखेंगे, हम लिख देते हैं कैरीबा झील जो है यह विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का उदाहरण है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से कहाँ जाना जाता था? काल बैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाटी की पहाड़ी नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पहाड़ी ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। जबकि जावेदी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, बेलीकोंडा की पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में है, और ये शेषांचल की जो पहाड़ी पड़ेगा आपका तेलंगाना में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये गुजरात जो है, गुजरात के द्वारा लाया गया है सेमीकंडक्टर नीति 2022 में। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला है, और कांडला यह गुजरात में स्थित है। जबकि एनोर तमिलनाडु में है, बम्बई में स्थित है, और विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? राइट टू रिपेयर, याद रखेंगे, राइट टू रिपेयर कानून को पारित करने वाला
दुनिया का पहला शहर बन गया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला सवाल है कि बिहार का क्या है दोस्तों, दूसरा चिड़ियाघर किस जिला में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा अररिया जिला में, जबकि पहला कहाँ पे है, तो पहला है पटना में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इसका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में 563 BC में, जबकि इसका मृत्यु हुआ था 483 BC में, और यह हुआ था कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया था सर एडविन एर्नोल्ड के द्वारा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के तट पर, तो ये सिंधु नदी के तट पर है, जबकि रावी जो है हड़प्पा के किनारे कौन सी नदी है, तो रावी। तो रावी हड़प्पा नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, रावी नदी के किनारे हो जाएगा हड़प्पा। अगला सवाल देखेंगे, सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, तो ये बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था, और यह किसके द्वारा लाया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला सवाल है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था सबसे पहले देखेंगे ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1760 में हुआ था, और ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कर रहा था आयरकुट। तो आपका आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। और ये पूछे कि फ्रांस के तरफ से कौन था, तो फ्रांस के तरफ से था काउंट डी लाली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 का सर आयरकुट। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, तो ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लगते हैं। ये कहा गया था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था, तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला सवाल देखेंगे, और ये रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये 1919 में आया गया था। निम्न में से किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये जो था तो अंडमान का नाम रखा गया था शहीद और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज। यह जो था इसका मतलब पूछ रहा है किसने मतलब इस द्वीप का नाम बदला था, तो ये बदला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अंडमान हो गया था शहीद और निकोबार हो गया था स्वराज। किसके द्वारा किया गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा गया था। अगला सवाल है, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, तो आप लोग इसे पढ़े होंगे। ये ग्रेसम के नियम के अनुसार होता है कि बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD। अगला सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद
और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI। अगला सवाल है, सुमेलित करना है। जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का खोज किया गया था। जे एल्बेरियर ने टेलीविज़न को खोजा था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। सही कथन आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ऊष्मागतिकी के रूप में पूछ रहा है, तो कार्बन का सबसे अस्थायी रूप जो होगा ये ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन कैसा होता है? तो ये क्रिस्टलीय होता है। जबकि फ्लोरीन भी होता है वह कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होता है। अगले सवाल पे आएंगे, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? मतलब पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जिसका डायमेंशन नहीं होता है? तो विकृति एक ऐसा, विकृति क्या है? तो विकृति के पास मात्रक नहीं होता, जबकि प्रतिबल, बल और संवेग के पास खुद का अपना मात्रक होता है। अगला सवाल देखेंगे, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होता है आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण क्या होता है? जल में अस्थायी कठोरता पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने वाले डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। तो ये नाभिक होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है। मान ली ये नाभिक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। नाभिक का आकार पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे 10 का पावर -15 मीटर, और परमाणु का आकार जो होता है वो होता है 10 का पावर -10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है यह परमाणु का आकार होता है। अगला सवाल देखेंगे कि नीलम रूबी, नीलम को ही रूबी के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। Al2O3 यह किसका फॉर्मूला है? तो ये हो जाएगा नीलम रूबी। अगला सवाल देखेंगे, एम्फीबिया जो होता है वह क्या होता है? तो एम्फीबिया वैसे को कहा जाता है जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है, उसको एम्फीबिया कहा जाता है। और ऐसे जंतु का जो हृदय जो होता है वह 3 कक्षीय होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि उभयचर प्राणी जो होता है इसका हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो 3 कक्षीय होता है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, ये छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी जो होता है यह 12 जोड़ी मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या यानी कि 24 होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हृदय जो होता है यह मनुष्य के शरीर का उत्सर्जी अंग नहीं होता है, जबकि वृक्क, त्वचा और यकृत जो होता है ये सब क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। अगला सवाल है, किसी निकाय के 2 संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, उसे कहते हैं
चालन यानी कि कंडक्शन। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? तो मध्य कान की हड्डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी मैलियस, इनकस और स्टेपिस जो होता है, यह क्या होता है? यह मध्य कान में पाया जाता है। तो आपका सभी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? तो इसमें कुल मिलाकर 2 धमनी पाई जाती हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। अगला सवाल है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सौर विकिरण का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो होता है जल चक्र के रूप में। अगला सवाल आएंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। याद रखेंगे कि नीरी कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 1958 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो सत्याग्रही शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। दोनों को याद रखेंगे। इस बार बीपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था उसके तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो वे थे ब्रह्मदत्त। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो ये हो जाएगा आयकर का भुगतान करना। आयकर का भुगतान करना इसको श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रावधानों में से जिसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा 243 का डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 243 का कितना नंबर? तो ये डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था? तो आपातकाल का घोषणा किया गया था किस में हो जाएगा? तो आर्टिकल 352 के तहत। जबकि 356 के तहत जो होता है राज्यों में आपातकाल की घोषणा की जाती है। 368 की बात करेंगे तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो ये वित्तीय आपात है। भारत में ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है और ये वित्तीय आपात भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से अपनी प्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ये आकस्मिक निधि से धन दे सकते हैं और इसका चर्चा संविधान में 267 में किया गया है। जबकि संचित निधि पूछे तो संचित निधि हो जाएगा 266 में और आकस्मिक नीति की बात करेंगे तो हो जाएगा 267। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका चर्चा किया गया संविधान के आर्टिकल 148 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके कर्तव्य का पूछे वर्णन किस में है? तो 149 में किया गया है। जबकि इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल और लोक आयुक्त जो है यह गैर संवैधानिक निकाय है। अगला सवाल देखेंगे, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है भारत को। अगला सवाल देखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा जाए तो ये सुमन बेरी हो जाएगा और नीति आयोग का सीईओ पूछा जाए तो परमेश्वरन अय्यर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिक यानी कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अगला सवाल देखेंगे, स्थानीय
स्थानीय संस्थानों का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या है? तो इसका कारण एकमात्र कारण है अपर्याप्त धन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद 368 में, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला देखेंगे, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप का जो संबंध है ये हो जाएगा हॉकी से। हॉकी से संबंधित है कौन सा कप? तो बेटन कप। क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी, और इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जबकि फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी के नाम हैं, उसे आप लोग याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप और डुरंड कप। अगले सवाल पे आएंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, और यह रूस की रहने वाली थी। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। इसमें कुल मिलाकर 10 देश को शामिल किया जाता है, मतलब आसियान में कुल मिलाकर 10 देश है, और इसका स्थापना हुआ था 1967 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? तो बारी बारी से देखेंगे हम लोग कौन सी घटना पहले घटी। तो बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। उसके बाद चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। उसके बाद काकोरी 1925 में हुआ था, और नौजवान भारत सभा को स्थापित किया था भगत सिंह ने 1926 में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? आप ही लोग बता दीजिए। तो ये हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार लूट। ये कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। आप पूछ रहा है सबसे बाद में कौन हुआ था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो ये पीसो है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो ये मनीला है। जबकि वॉन मुद्रा है दो देश का, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की मुद्रा का नाम है वॉन। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि थेम्स पूछेगा तो थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा लंदन। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो लावनी नृत्य जो है यह महाराष्ट्र में प्रचलित है। अगला सवाल है, अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो ये अध्यक्षता किया गया था ब्रुनोई के द्वारा, और ब्रुनोई की राजधानी है बंदर शेरी बेगावान। ये जो है आसियान शिखर सम्मेलन यह वर्ष में 2 बार होता है। आप लोग याद रखेंगे, आसियान शिखर सम्मेलन जो होता है यह वर्ष में 2 बार होता है। और 2022 का जो होगा यह कहाँ पे होगा? तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, 2022 में यह कंबोडिया में होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। जबकि राजकीय चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पूछा जाएगा कि राजकीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब स्वीकारा था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा था।
राष्ट्रगान का अवधि होता है 52 सेकेंड, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा मुख्य रूप से ये असम राज्य में बोली जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? पूछा जा रहा है रबी फसल नहीं है, तो मूंगफली जो है यह रबी फसल नहीं, यह क्या है? तो ये एक प्रकार का खरीफ फसल है। जबकि जौ, गेहूँ और सरसों ये सब क्या है? ये सब रबी फसल के उदाहरण हैं। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन बनी थी? तो ये बनी थी सोनल मानसिंह। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 50। याद रखेंगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से 2 देश रहा है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। आप लोग इसे याद रखेंगे।